की प्रति राष्ट्रपति की आशा संबंधी लेख का साझा किया। प्रधानमंत्री ने महाप्रभु जगन्नाथ के आशीर्वाद की कामना करते हुए संस्कृत सभाषण साझा की। प्रधानमंत्री ने रथ यात्रा के पवित्र अवसर पर शुभकामनाएं दी। पिछले एक वर्ष भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए विज्ञान आधारित जलवायु अनुकूल तथा किसान केंद्रित कृषि विकास को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता वर्ष 1928 में परिषद की स्थापना की स्मृति में आयोजित किया गया। पिछले 98 वर्षों में भाकर अनूप ने भारत की कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार प्रणाली को सुदृढ़ बनाने, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने, उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आजीविका में सुधार करने तथा देश की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विकसित भारत 2047 के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान का संकल्प ICAR के 98वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्पष्ट विजन, 43 नई वैरायटी, 17 टेक्नोलॉजी और 14 प्रकाशन से किसानों को नई ताकत, 100 क्लाइमेट स्मार्ट विलेज, 10 करोड़ किसानों तक ICAR टेक्नोलॉजी पहुंचाने का केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने दिया लक्ष्य। हर संस्थान से एक परिवर्तनकारी इनोवेशन, वन इंस्टीट्यूट वन ग्रांट इनोवेशन का संकल्प, नकली बीज कीटनाशक पर सख्त कानूनी रिसर्च का लाभ सीधे खेत तक पहुंचाने के जोर देकर कई बात ICAR ओपन डिजिटल नॉलेज प्लेटफॉर्म हर किसान के मोबाइल ऐप पर मुफ्त वैज्ञानिक जानकारी, वैक्सीन, नई वैरायटी और टेक्नोलॉजी रिलीज से आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में 150 से अधिक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पहली बार नियमित नियुक्ति, केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए नियुक्ति पत्र। समारोह में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह, श्री रामनाथ ठाकुर, श्री भागीरथ चौधरी, श्री SP सिंह बघेल भी शामिल। सौवें स्थापना वर्ष से पहले ICAR और उसके संस्थान कम से कम 100 क्लाइमेट स्मार्ट विलेज विकसित करें। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कॉन्क्लेव 2026 के लिए ICAR प्रौद्योगिकी पोर्टफोलियो ICAR
CSR सम्मेलन 2026 में 75 से अधिक उद्योग शामिल। कॉरपोरेट जगत ने CSR और अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से कृषि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई है। ICAR ने CSR योग्य प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया है। कृषि नवाचार और किसानों की आजीविका बढ़ाने के लिए रणनीतिक कॉरपोरेट साझेदारियों को प्रोत्साहन दिया है। इस सम्मेलन से पहले हैदराबाद जून 2026, बेंगलुरु 23 जून 2026, मुंबई 1 जुलाई 2026 और कोलकाता में 7 जुलाई 2026 से 4 क्षेत्रीय ICAR CSR और प्रौद्योगिकी कॉरपोरेट रोड शो आयोजित किए गए हैं। इन रोड शो का उद्देश्य कृषि विकास में रणनीतिक सहयोग के लिए CSR साझेदारों की खोज और उन्हें संगठित करना। नागरिक विमानन मंत्री ने के राममोहन नायडू ने संशोधित उड़ान योजना पर हितधारकों की कार्यशाला का उद्घाटन किया। श्री नायडू ने विमानन उद्योग को संशोधित उड़ान दिशा निर्देश प्रस्तुत किए हैं। यात्रियों के लिए किफ़ायती हवाई किराया। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS की सीट सीमा हटाया है। RCS के हवाई किराए 50% सीटों का सीमा निर्धारित की, जो प्रति उड़ान अधिकतम 40 सीटें हैं। ICS ने 50% सीटों पर हवाई किराया की सीमा तय की और बड़े विमानों 80 से अधिक सीटों वाले के लिए अधिकतम सीट सीमा हटा दी है। उड़ान योजना के तहत आत्मनिर्भर भारत का विमान ग्रहण कोई प्रावधान नहीं। PHL के लिए 2 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर और एलायंस एयर के लिए 2 HAL डॉर्नियर विमान। एयरलाइंस के लिए व्यवहारिता अंतर निधि में एयरलाइन परिचालकों को व्यवहारिता अंतर वित्तपोषण एकमुश्त या स्थगित सरकारी अनुदान सहायता का चौथे और 5वें वर्ष के लिए विस्तार। व्यवहारिता अंतर वित्तपोषण सहायता की अवधि 3 वर्ष तक सीमित है। तीसरे वर्ष से वित्तपोषण में कमी लाने की प्रक्रिया के साथ 5 साल की वित्तपोषण सहायता। तीसरे वर्ष में 75% व्यवहारिता अंतर वित्तपोषण सहायता। वर्ष 4 स्वीकृत व्यवहारिता अंतर वित्तपोषण का 50%। वर्ष 5 में स्वीकृत व्यवहारिता अंतर वित्तपोषण का 25%। हवाई अड्डा विकास में हवाई अड्डों का समयबद्ध विकास। एयरलाइंस हवाई अड्डों के एक समूह का उपयोग कर मार्गों का चयन करती है और चयनित हवाई अड्डों का विकास किया जाता है। चैलेंज मोड समाप्त होने के बाद गोली चलाने की योजना के विकास और समावेशन में हवाई अड्डों को प्राथमिकता। एयरलाइन हवाई अड्डों के चयन और मार्ग निर्धारण के लिए बाजार आधारित दृष्टिकोण अपनाएगी। हवाई अड्डे के विकास के लिए वित्तपोषण वर्ष 2017 से अब तक 5500 करोड़ रुपए के निश्चित बजटीय समर्थन द्वारा विकसित किए जा रहे हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट सहित चिन्हित हवाई अड्डों के लिए बजटीय सहायता 2047 तक विकसित भारत के अनुरूप अगले 10 वर्षों में 100 हवाई अड्डों के विकास के लिए लगभग 12,159 करोड़ रुपए मुद्रास्फीति समायोजित के प्रति हवाई अड्डे 100 करोड़ रुपए की दर से सहायता। उच्च विकास लक्ष्य वाले राज्यों और आकांक्षी जिलों में भी 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करना है। आधुनिक हेलीपैड की कीमत 15 करोड़ रुपए प्रति हेलीपैड के हिसाब से 200 हेलीपैड विकसित करने के लिए 3,661 करोड़ मुद्रास्फीति समायोजित आवश्यकता। हवाई अड्डों के संचालन और रखरखाव के लिए धन उपलब्ध कराना कोई प्रावधान नहीं। क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत विकसित हवाई अड्डों पर मानव संसाधन वेतन लागत के लिए 3 साल का संचालन एवं रखरखाव समर्थन प्रति हवाई अड्डे प्रति वर्ष 3.06 करोड़ रुपए और हेलीपोर्ट जल हवाई अड्डे के लिए 0.9 करोड़ रुपए तक
मार्गों की संवैधानिकता, क्षेत्रीय संपर्क क्षेत्रीय संपर्क योजना, उड़ानों के लिए मेट्रो या प्रमुख हवाई अड्डों पर स्लॉट के आवंटन कोई प्रावधान नहीं। मेट्रो या प्रमुख हवाई अड्डों पर क्षेत्रीय संपर्क योजना आरसीएस संचालन के लिए उपयुक्त समय का स्लॉट आवंटित करने का प्रयास किया जाएगा। कम सेवा वाले हवाई अड्डे परिभाषित नगर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए के अंतिम शेड्यूल में जिन हवाई अड्डों को प्रति सप्ताह 7 से अधिक वास्तविक उड़ानें होती हैं उन्हें सेवा प्राप्त हवाई अड्डों के रूप में माना जाता है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए यह प्रति सप्ताह 15 से अधिक वास्तविक प्रस्थान है। योजना के प्रकाशन से पहले के एक वर्ष में निम्नलिखित हवाई अड्डों पर स्थिति है। औसतन प्रति सप्ताह 14 निर्धारित वास्तविक प्रस्थान से अधिक, औसतन एक से अधिक शहरों के युगों से हवाई संपर्क। पिछले एक वर्ष में कुल 40,000 से अधिक यात्री इसे सेवा प्रदान की गई माना जाएगा। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में यह एक औसतन प्रति सप्ताह 21 से अधिक निर्धारित वास्तविक प्रस्थान ऊपर वर्णित 2 और 3 जैसा होगा। पूर्व निर्धारित मार्गों की प्राथमिकता के आधार पर आवंटन, बाजार संचालित तंत्र जिसमें एयरलाइनें अपने आकलन के आधार पर मार्गों का प्रस्ताव करती हैं। ऐसे मार्गों का आवंटन पर विचार किया जाता है। नागरिक विमानन मंत्रालय इस योजना में राज्य द्वारा अनुशंसित मार्गों की सूची शामिल करेगा जिन्हें आवंटन के दौरान प्राथमिकता दी जाएगी। एयरलाइनों को क्षेत्रीय संपर्क समग्र रूप से बढ़ाने के लिए इन मार्गों को अपने नेटवर्क में जोड़ना होगा। मार्गों को समय पर संचालन सुनिश्चित करना है। अभी एयरलाइन कंपनियां बिना एओपी के भी बोली लगा सकती हैं। किसी टेंडर या नीलामी में बोली लगाने को व्यक्तियों के संघ की आवश्यकता नहीं, ताकि नई प्रवेश करने वाली एयरलाइनों को बढ़ावा दिया जा सके। कई बार ऐसी एयरलाइनें अपनी क्षमता से परे कई मार्गों और नेटवर्कों के लिए बोली लगाती हैं। जिन एयरलाइनों के पास एओपी किसी टेंडर या नीलामी में बोली लगाने वाले कोई व्यक्ति के संग नहीं होगा, उन्हें मार्गों के लिए बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मार्गों का आवंटन एयरलाइनों की व्यवहारिक योजना और विमानों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। यदि एयरलाइन निर्धारित समय सीमा के भीतर मार्ग शुरू करने में विफल रहती है तो उन्हें मूल बोलीदाता से छोड़कर मार्ग के लिए पुनः बोली प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। कोडेक्स योजना। कोडेक्स आयोग में मसालों के लिए 3 वैश्विक मानकों को अपनाकर भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। भारत की मेजबानी वाली कोडेक्स समिति द्वारा तैयार बड़ी इलायची, धनिया और वेनिला के वैश्विक मानकों को कोडेक्स उपयोग ने अपनाया है। मसालों के लिए नए कोडेक्स मानक बाजार तक पहुंचाने और भारत के निर्यात को प्रतिस्पर्धा को मजबूत करेंगे। भारत ने 6 से 10 जुलाई 2026 तक स्विट्जरलैंड में जिनेवा में आयोजित कोडेक्स एलिमेंटेरिस आयोग CAC 49 के 39वें सत्र में बड़ी इलायची, धनिया और वेनिला के लिए 3 कोडेक्स मानकों को अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निर्धारण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स
की मेजबानी करके कोडेक्स की गतिविधियों में अहम भूमिका निभाता है। कोडेक्स की 5 कमोडिटी कमेटियों में से एक है और स्पाइसेस बोर्ड इसमें सचिवालय के तौर पर काम करता है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए फिनलैंड की यात्रा पर पहुंचे हैं। उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। TRAI ने कर्नाटक LSA के उत्तर कन्नड़ जिले में मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता का आकलन किया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने मई 2026 के दौरान कर्नाटक LSA के उत्तर कन्नड़ जिले में आयोजित स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट के निष्कर्ष आम दूरसंचार उपभोक्ताओं के लिए जारी किए हैं। ट्राई ने केरल के कासरगोड जिले में मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता का आकलन किया। ट्राई ने महाराष्ट्र LSA के सिंधुदुर्ग जिले और पुणे के सिंधुदुर्ग राजमार्ग पर मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता का आकलन किया है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2 दिवसीय मानक नियोजन निकाय सम्मेलन का बेंगलुरु में शुभारंभ। विविध आवश्यकताओं पर विचार करें केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने वैश्विक विकास के लिए सर्वसम्मति आधारित मानकीकरण दृष्टिकोण पर जोर दिया है। बेंगलुरु में BIS द्वारा आयोजित ब्रिक्स राष्ट्रीय मानक निकायों की बैठक में भारत ने वैश्विक लचीलेपन और सहयोग का नेतृत्व किया है। मानकीकरण में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर आम सहमति प्राप्त की है। भारतीय नौसेना अपने नवीनतम पनडुब्बी रोधी उथले जल के युद्धपोत मालवन को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल करने के लिए तैयार है। 22 जुलाई 2026 को माहिर श्रेणी में पनडुब्बी रोधी उथले जल के युद्धपोत श्रेणी के दूसरे जहाज मालवन को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल करेगी। कोच्चि स्थित कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित मालवन आधुनिक नौसैनिक युद्धपोत निर्माण और अभिकल्पना के क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर अभियान का सशक्त प्रतीक है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित ये युद्धपोतों के डिजाइन, निर्माण व एकीकरण के क्षेत्र में भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सीमावर्ती अवसंरचना भविष्य की प्रौद्योगिकी केंद्रित युद्ध कला में अपरिहार्य बनी रहेगी। DRO विश्वस्तरीय अवसंरचना के निर्माण राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए विशिष्ट तकनीकों को अपना रहा है। कनेक्टिविटी सभ्यतागत विकास का अनिवार्य घटक है। सरकार ने सुनिश्चित किया कि किसी भी दूरस्थ क्षेत्र का निवासी मुख्यधारा से कटा हुआ महसूस न करे। नवोन्मेषण, अनुसंधान और उत्कृष्ट क्रियान्वयन भविष्य के लिए तैयार रणनीतिक अवसंरचना की कुंजी है। भारतीय नौसेना कोच्चि स्थित दक्षिण नौसेना कमान में ऑपरेशन सदन रेडीनेस 26-2 की मेजबानी की है। भारतीय नौसेना 20 से 23 जुलाई 2026 तक दक्षिण नौसेना कमान कोच्चि में ऑपरेशन सदन रेडीनेस 26-2 की मेजबानी करेगी। 4 दिवसीय बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला संयुक्त समुद्री बल के साथ साझेदारी से भारतीय नौसेना के नेतृत्व वाली संयुक्त कार्यबल 154 BTF 154 जो संयुक्त समुद्री बल का समर्पित प्रशिक्षण कार्यबल के तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा।
मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी है। आईसीएमआर के एक अध्ययन में पाया गया कि ड्रोन की मदद से टीबी के नमूने का परिवहन तेलंगाना के सुदूरवर्ती क्षेत्र में निदान के समय रोगियों की खर्च व्यय में कमी ला सकते हैं। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले में एआईआईएमएस बीबीनगर तथा जिला टीबी कार्यालय के सहयोग से राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत देश किए गए एक कार्यक्रम आधारित अध्ययन में से सामने आया है। इस अध्ययन में टीबी निदान के लिए रोगियों की यात्रा की पारंपरिक प्रणाली की तुलना में ड्रोन आधारित मॉडल से की गई है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों से थूक के सामने एकत्र किए गए ड्रोन द्वारा विशिष्ट टीबी निदान प्रयोगशालाओं तक पहुंचाए गए। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने एनसीआर में पुराने ट्रकों और बसों को तेजी से बदलने के लिए परिवर्तन योजना के दिशा निर्देश को मंजूरी दी है। परिवहन योजना दिल्ली एनसीआर में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के प्रधानमंत्री ने एक संकल्पना आगे बढ़ाई है। भारत स्टेज 6 मानक वाले अथवा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में बदलने की प्रक्रिया को सुगम बनाना है। परिवर्तन योजना दिल्ली एनसीआर में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने, स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने तथा नागरिकों के लिए अधिक स्वस्थ जीवन पर्यावरण सुनिश्चित करने प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घकालिक परिकल्पना की ओर बढ़ाती है। दिल्ली से होकर गुजरने वाले प्रदूषण फैलाने वाले भारी वाहनों की आवाजाही को कम करने के लिए पहले किए गए प्रयासों को आगे बढ़ाने की यह योजना स्वच्छ वायु और अधिक स्वस्थ और टिकाऊ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निर्माण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे के नेतृत्व में हैदराबाद में बॉस ग्लोबल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज और CII ग्रीन बिजनेस सेंटर में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों का दौरा। PDUNASS ने क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों के लिए रिकवरी प्रबंधन पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी नई दिल्ली ने कल क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों के रिकवरी प्रबंधन विषय पर 3 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। 15 से 17 जुलाई तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम में अंतर संस्थागत सहयोग को माध्यम से क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय संस्थान के रूप में विस्तारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। PDUNASS के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि EPFO संगठन का सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान 1990 में स्थापित सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श सेवाएं प्रदान करते हुए श्रम और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली से जुड़े विभिन्न संस्थानों के साथ सहयोग के माध्यम से यह अपनी क्षमता निर्माण पहलों का निरंतर विस्तार कर रहा है। विद्युत मंत्रालय के हितधारकों के परामर्श के लिए कॉर्पोरेट औसत ईंधन अर्थव्यवस्था 2027
CAFE 3 का मसौदा जारी किया गया है। विद्युत मंत्रालय ने आज हितधारकों को परामर्श के लिए कॉर्पोरेट औसत ईंधन क्षमता 2027 मानदंड का मसौदा जारी किया है। ये मानदंड 2027-28 से 2031-32 के दौरान भारत में बिक्री के लिए विनिर्मित या आयातित M1 श्रेणी के यात्री वाहनों पर लागू करने का प्रस्ताव है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र में 228 करोड़ की लागत से तड़ाली घोष रेलखंड को डबल करने की मंजूरी दी। 14 किलोमीटर की यह डबलिंग परियोजना दिल्ली चेन्नई हाई डेंसिटी नेटवर्क पर माल ढुलाई की क्षमता और ऑपरेशनल दक्षता को बढ़ाएगी। भारत में पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन लगभग 2600 यात्रियों की क्षमता के साथ सतत रेल परिवहन को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार। हाइड्रोजन को धुआं रहित शक्ति भारतीय रेलवे को और अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने में सहायक है, क्योंकि यह नई पीढ़ी की ट्रेनों को शक्ति प्रदान करती है। हाइड्रोजन रिसाव, गर्मी, आग की लपटों और धुएं का पता लगाने वाले बहुस्तरीय सुरक्षा तंत्रों से युक्त यह ट्रेन सुरक्षित प्रमाणित है। हाइड्रोजन ट्रेन वास्तव में कैसे काम करती है? पारंपरिक डीजल इंजनों के विपरीत, जो यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करने के लिए ईंधन जलाते हैं, हाइड्रोजन ट्रेन में एक प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (PEM) ईंधन सेल के रूप में एक छोटा विद्युत संयंत्र लगा होता है। ट्रेन के सिलेंडरों में संग्रहित हाइड्रोजन ईंधन सेल के अंदर आसपास की हवा से ऑक्सीजन के साथ मिलकर विद्युत उत्पन्न करती है, जिससे कर्षण मोटर चलती है और पहिए घूमते हैं। इस विद्युत रासायनिक अभिक्रिया की प्रत्यक्ष उप उत्पाद केवल जल वाष्प और ऊष्मा है। इससे कोई दहन, धुआं या टेल पाइप की कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। हाइड्रोजन कहाँ से आता है? जिंद में ईंधन भरने का स्टेशन, पेट्रोल पंप या CNG स्टेशन की तरह ही ट्रेन को भी ईंधन भरने के लिए जगह चाहिए, और इसी उद्देश्य से भारतीय रेलवे ने हरियाणा जिंद में भारत की सबसे बड़ी रेलवे हाइड्रोजन ईंधन भरने की सुविधा स्थापित की है। यह सुविधा 3 चरणों में संचालित होगी। सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट से विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है, जिसमें बिजली की उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। फिर इसे विशेष भंडारण टैंकों में सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है। दूसरे हाइड्रोजन को 500 बार तक संपीड़ित किया जाता है, जिससे कम जगह में अधिक मात्रा में हाइड्रोजन संग्रहित किया जाता है। अंत में इसे 2 स्वतंत्र हाइड्रोजन डिस्पेंसर के माध्यम से 350 बार नियंत्रित दबाव पर वितरित किया जाता है, जिससे दोनों हाइड्रोजन ड्राइविंग पावर कारों को एक साथ ईंधन भरा जा सकता है और टर्नअराउंड समय कम हो जाता है। यह सुविधा एक समय में लगभग 3000 किलोग्राम हाइड्रोजन का भंडारण करती है, जो ट्रेन सेट के नियमित संचालन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। और इसकी भंडारण और आपूर्ति प्रणाली को पेट्रोलियम और विस्फोट सुरक्षा संगठन द्वारा अनुमोदित किया गया है। हाइड्रोजन रंगहीन होती है, इसलिए इसे देखा या सूंघा नहीं जा सकता है। गंधहीन होने के कारण इसकी गंध भी नहीं आती है। यह स्वादहीन भी होती है, यह विषैली नहीं होती है, यानी इसके पास होने से कोई भी नुकसान नहीं होता है। लोगों को जिस बात की डर लगता है, यह जायज़ भी है। वह यह है कि यह अत्यधिक ज्वलनशील होती है और इसे बहुत सावधानी से उपयोग करना चाहिए।
चूँकि हाइड्रोजन को देखा या सूंघा नहीं जा सकता, इसलिए यह परियोजना की संपूर्ण सुरक्षा योजना एक ही एक ही लक्ष्य पर आधारित है, जो है छोटे-छोटे रिसाव का भी तुरंत पता लगाना और इसे कभी भी खतरे में न बदले। इस परियोजना के हर स्तर पर सुरक्षा को समाहित किया गया है। ट्रेन और हाइड्रोजन भंडारण सिलेंडर की डिजाइन से लेकर ईंधन भरने के बुनियादी ढांचे, निगरानी सॉफ्टवेयर और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली तक हर चरण में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। किसी एक सुरक्षा उपाय पर निर्भर रहने के बजाय भारतीय रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत गहन सुरक्षा सिद्धांत को अपनाया है, जिसके तहत कई स्वतंत्र सुरक्षा प्रणालियां हाइड्रोजन भंडारण, स्थानांतरण, उपयोग के हर चरण की लगातार निगरानी और सत्यापन तथा सुरक्षा करती हैं। फ्रांस, इटली, चीन, जापान, कुछ अन्य देश प्रायोगिक परियोजना का सीमित परिचालन काम कर रहे हैं। NHAI इनविट आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग परिसंपत्तियों के परिचालन एवं अनुरक्षण के पेशेवर प्रबंधन को मजबूत किया है। NHIT परिसंपत्तियों में प्रौद्योगिकी संचालित और पेशेवर परिचालन एवं अनुरक्षण व्यवस्था को संस्थागत रूप से देने के लिए सामान्य प्रबंधन सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। 6 करोड़ लखपति दीदी के राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करने हेतु रणनीतिक रोडमैप का निर्माण करने के लिए 2 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं बिहारी ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के संयुक्त तत्वाधान में बिहार के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान गया में आयोजित 6 करोड़ लखपति दीदी हेतु कृषि गैर कृषि आजीविका MIS रणनीति एवं रोडमैप विषयक 2 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला का समापन 6 करोड़ लखपति दीदी को राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति हेतु रणनीतिक रोडमैप तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्य योजना के निर्माण के साथ हुआ है। विकसित ग्राम से विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान भविष्य के जैव प्रौद्योगिकी कार्य बल तैयार करने के लिए भारत के पहले इंजीनियरिंग जीव विज्ञान स्नातक कार्यक्रम की घोषणा की है।
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान व केंद्रीय पथ अनुसंधान संस्थान CSIR-CRRI ने आज देश में 16 नगरों या स्थलों में उन्नत स्वदेशी सड़क अवसंरचना प्रौद्योगिकी के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के पहले चरण के शुभारंभ के साथ अपने वर्ष भर चलने वाले प्लेटिनम जयंती उत्सव की शुरुआत की है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री के पद पर भी कार्यरत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वदेशी सड़क अवसंरचना को प्रयोगशालाओं से राजमार्गों तक पहुंचाने के लिए उद्योग सहभागिताओं को व्यापक बनाने का आह्वान किया। CSIR, NIS, CPR और CGPDTM कार्यालय के NKRC के माध्यम से वैज्ञानिक ज्ञान संसाधनों तक पहुंच को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उच्च गुणवत्ता वाली वैज्ञानिक तकनीकी और बौद्धिक संपदा संबंधी जानकारी तक पहुंच को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानिदेशालय, उद्योग संवर्धन, आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, CSIR, राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान ने आज राष्ट्रीय ज्ञान संसाधन कंसोर्टियम में भागीदारी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने हैदराबाद स्थित मेसर्स के एन बायोसाइंसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को स्पिरुलिना से स्वदेशी फाइकोसाइनिन उत्पादन तकनीकी के व्यवसायीकरण के लिए सहयोग प्रदान किए हैं। भारत में अवसंरचना क्षेत्र में प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड की त्रैमासिक रिपोर्ट आद्यतन प्रदर्शन संकेतकों को समय समय पर प्रसार जारी करने को क्षेत्रों के साथ भारतीय ब्रांडों, डिजाइनकारों और कारीगरों के लिए वैश्विक मंच पर अग्रणी पहचान स्थापित करने का उपयुक्त अवसर है। भारत का फैशन और परिधान उद्योग एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजरते हुए अपनी पारंपरिक विनिर्माण क्षमता से आगे बढ़कर डिजाइन, नवाचार, उच्च गुणवत्ता और सांस्कृतिक विविधता के लिए वैश्विक पहचान बना रहा है। वर्ष 2025-26 में भारत का कपड़ा एवं परिधान निर्यात लगभग 3.16 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने और उसे वर्ष 2030 तक 9 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित करने मुक्त व्यापार समझौतों के बढ़ते नेटवर्क से भारत की प्रमुख वैश्विक बाजारों तक पहुंच के साथ सत्र में इस बात पर चर्चा की गई थी कि भारतीय ब्रांड किस प्रकार मजबूत पहचान ब्रांड विकसित कर व्यवसाय करने की रणनीति क्षमताओं का विस्तार करते हुए तथा बदलती उपभोक्ताओं नियामकीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को ढालकर अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़त को दीर्घकालिक वैश्विक विकास में बदल सकते हैं।
भारत टेक्स 2026 के तीसरे दिन सस्टेनेबल टेक्सटाइल सर्कुलेटरी भविष्य के लिए तैयार कौशल और ग्लोबल ट्रेड को मिला बढ़ावा। भारत टेक्स 2026 के तीसरे दिन सर्कुलेटरी रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग टेक्सटाइल फाइनेंसिंग भविष्य के लिए कौशल तैयार ग्लोबल ट्रेड और टेक्नोलॉजी आधारित विकास पर केंद्रित चर्चाओं के लिए पॉलिसी मेकर्स, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, उद्योग जगत की अग्रणी प्रतिनिधियों, निवेशकों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, ब्रांड्स, शैक्षिक संस्थानों तथा सस्टेनेबिलिटी विशेषज्ञों ने एक मंच पर सहभागिता की है। इंडिया ट्रेड्स टू ग्लोबल टेक्स्ट फॉरकास्टिंग फॉर बिलियन कंज्यूमर्स विषय पर चर्चा। जयपुर रंग्स कंपनी कॉरपोरेट प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष श्री नंदकिशोर चौधरी तथा इटली स्थित रिकार्डो रामी स्टूडियो के संस्थापक रिकार्डो रामी भाग लिया। माई भारत में आयोजित किया जागरूक जिगर नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। नशा मुक्त और स्वच्छ भारत को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की वेबिनार आयोजित किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवाओं से नशा मुक्त युवा बनकर विकसित भारत के निर्माण में भागीदार बनाने का आह्वान किया है। वेबिनार के साथ माई भारत वेबिनार श्रृंखला की पहली कड़ी की शुरुआत हुई है। माई भारत और ILBS ने युवाओं को हेल्थ चैंपियन के रूप में सशक्त बनाने के लिए युवा यकृत मित्र कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। मेरा युवा भारत माई भारत के माध्यम से आज युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेस ILBS के सहयोग से जागरूक जिगर नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार में देश भर के हजारों युवाओं शामिल हुए हैं। इसका उद्देश्य मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना, नशा निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना तथा युवाओं को स्वस्थ और नशा मुक्त भारत के दूत बनने के लिए प्रेरित करना है। वेबिनार में केंद्रीय युवा खेल मंत्री मनसुख मांडविया उपस्थित हैं। लखनऊ में माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन और चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन हरित रेल गतिशीलता को बढ़ावा। हाइड्रोजन रेल का आगमन भारतीय रेल स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन के एक नए युग में प्रवेश कर रही है। हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी विश्व स्तर पर जीवाश्म ईंधन आधारित कर्षण प्रणालियों के एक आशाजनक विकल्प के रूप में उभरी है। जिंद सोनीपत रेल खंड पर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की मुख्य विशेषताओं 10 कार वाली हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित ट्रेन है। 1200 किलोवाट हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रणोदन प्रणाली संचालित है। 110 किलोमीटर प्रति घंटा डिजाइन के साथ 75 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति संचालित करने के लिए स्वीकृत है। लगभग 2600 यात्री क्षमता है। प्रोटोटाइप निर्माण के माध्यम से डिजाइन चरण में विकसित है। यह मध्यवर्ती स्टेशनों की सेवा करते हुए जिंद जंक्शन
मोहाना जंक्शन सोनीपत को जोड़ेगी। प्रस्तावित हॉल्ट में जिंद सिटी, पंडारा जंक्शन, ललित खेड़ा हॉल्ट, भांगभेगा, ईसापुर खीरी हॉल्ट, ब्लूटेन हॉल्ट, खंडराई हॉल्ट, रबरा हॉल्ट, लठ हॉल, मोहना, बड़वासानी हॉल्ट, सोनीपत न्यू शामिल हैं। मानवाधिकार आयोग ने गौतम बुद्ध नगर जिले उत्तर प्रदेश में नोएडा अथॉरिटी द्वारा किए गए सीवर सफाई अभियान के दौरान विषैले गैस शोषण के करने से एक व्यक्ति की मृत्यु की मीडिया रिपोर्ट का सत्य संज्ञान लिया। आयोग ने नोट किया कि अगर समाचार रिपोर्ट की सामग्री सत्य है तो यह मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के मुद्दे उठाती है। भारत के एनएचआरसी ने राजस्थान के भीलवाड़ा और बांसवाड़ा जिले में सरकारी अस्पताल में गायनोकोलॉजी वार्ड में सर्जरी के बाद एक हफ्ते के अंदर 8 महिलाओं और एक नाबालिग की मौत की खबर सत्य संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में एक बाल सुधार गृह में साथी कैदियों द्वारा 2 नाबालिगों के साथ कथित शारीरिक एवं यौन उत्पीड़न का सत्य संज्ञान लिया है। एनएचआरसी भारत ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एनटीपीसी द्वारा निर्मित एस डाइक लेगून में डूबने से 3 बच्चों की मृत्यु की घटना का सत्य संज्ञान लिया है।